नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था साहित्य में चित्रकला। पिछली क्लास में भी हमने कुछ महाकाव्य और नाटकों और रचनाओं के बारे में डिस्कस किया था। आज भी हम कुछ रचनाओं के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो हम पहले रचनाकार हैं बाणभट्ट, उनकी रचना है कादम्बरी, तो उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो जो कादम्बरी है, इसके रचनाकार कौन है? बाणभट्ट हैं। और इसका टाइम पीरियड है कादम्बरी के रचना काल का, तो वो है 7वीं सदी। इसी में शुद्ध 5 प्रकार के वर्ण रंगों का प्रयोग हुआ है। वो है काला, पीला, नीला, सफेद। काला, पीला, नीला, सफेद और इसी में लाल रंग का इसमें प्रयोग किया गया है। साथ ही इसमें 3 प्रकार के चित्रों का भी प्रयोग किया गया है, जिसमें रेखा चित्र हैं, भाव चित्र हैं और साथ ही इसमें वर्ण चित्र हैं। तो नोट कीजिए, कादम्बरी किसकी है ये रचना? इसके रचनाकार कौन है? बाणभट्ट। बाणभट्ट। अब इसका समय और लिख लीजिए, इसका समय है 7वीं सदी। इसी में आप देखेंगे कि नोट कीजिए, इसमें इस ग्रंथ की नायिका कादम्बरी, इस ग्रंथ की नायिका कादम्बरी का तोता वैशंपायन, जो कि चित्रकला में माहिर था। क्या था? चित्रकला में माहिर था। इसी में आप देखेंगे कि इसमें मतलब कादम्बरी जो रचना है, इसमें 5 प्रकार के शुद्ध वर्ण रंगों का प्रयोग किया गया है। इस रचना में 5 शुद्ध वर्ण रंगों का प्रयोग किया गया है। तो देखिए 5 रंग कौन कौन से हैं। लाल रंग, जिसे लोहित बोला गया है। दूसरा है पीला रंग, जिसको बोला गया है पीत। क्या बोला गया? पीत। नेक्स्ट आता है तीसरा काला रंग। काले रंग को बोला गया है इसमें कृष्ण। यहीं पे आता है सफेद रंग। सफेद को बोला गया है शुक्ल। अब आता है नीला रंग। 5वां है नील। नील को बोला गया है नीला। ठीक है, तो ये हो गया इसमें 5 शुद्ध वर्ण रंगों का जो प्रयोग किया गया है। अब इसमें लिखिए 3 प्रकार के चित्रों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से वो 3 चित्र हैं, उनके नाम नोट कीजिए। पहला है रेखा चित्र। कादम्बरी में 3 चित्रों का प्रयोग हुआ है। रेखा चित्र, दूसरा भाव चित्र, इसी में तीसरा डालिए वर्ण चित्र। वर्ण चित्र। तो ये हो गया कादम्बरी के बारे में। अगली आप डालेंगे हर्ष चरित्र। ये भी बाणभट्ट की रचना है। लिखिए, अगली हेडिंग डालिए हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र। ठीक है, क्या है? हर्ष चरित्र। तो हर्ष चरित्र जो है, इसके रचनाकार लिखिए, वो है बाणभट्ट जी। इसके भी हैं और कादम्बरी के भी हैं। बाणभट्ट, और इसका भी समय 7वीं सदी है। इसी में कला चर्चा की गई है कि कुछ लोग परलोक का काल्पनिक चित्र दिखाकर क्या करते थे? पैसा मांगते थे।
पैसा मांगते थे। इसमें ऐसी कला चर्चा की गई है कि कुछ लोग परलोक का काल्पनिक चित्र दिखाकर पैसा मांगते थे। अगली हेडिंग आप डालेंगे दंड चरित्र, 10 कुमार चरित्र, सॉरी क्या डालेंगे, 10 कुमार चरित्र। डालिए अगली हेडिंग 10 कुमार चरित्र, जिसके रचनाकार हैं दंडी, या इनको दंडिन भी बोलते थे। क्या बोलते थे? 10 कुमार चरित्र के रचनाकार को दंडी या दंडिन। और इसका टाइम पीरियड की बात करें तो 7वीं से 8वीं सदी इसका टाइम पीरियड बताया गया है। लिखिए 10 कुमार चरित्र। रचनाकार, रचनाकार हैं दंडी, या फिर इनको दंडिन भी बोला गया, जो कि पल्लव वंश के शासक थे। कौन थे ये? पल्लव वंश के शासक। यहीं पे इसका समय लिखिए, समय है 7वीं से 8वीं सदी। इसी में आप देखेंगे कि पाटलिपुत्र के राजा के 10 पुत्रों का इसमें उल्लेख किया गया है। नोट कीजिए, इसमें पाटिल पुत्र के राजा के 10 पुत्रों का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? पाटलिपुत्र के राजा के 10 पुत्रों का इसमें उल्लेख किया गया है। तो ये हो गया 10 कुमार चरित्र। आगे हम डालेंगे तिलक मंजरी। अगली हेडिंग डालिए तिलक मंजरी, जिसके रचनाकार हैं धनपाल। डालिए तिलक मंजरी। अब इसके रचनाकार को लिखिए, रचनाकार हैं धनपाल। इसी में समय लिखिए इसका 10वीं सदी है इसमें समय। इसी में आप देखेंगे कि इसमें 3 प्रकार के चित्रों का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? इस रचना में 3 प्रकार के चित्रों का उल्लेख है। देखिए, निपुण चित्र, दूसरा पटचित्र, और तीसरा है प्रतिबिंब चित्र। इन 3 प्रकार का, पट का मतलब होता है कपड़े पर चित्रकारी, कपड़ों पर चित्रकारी। और इसमें होता है, प्रतिबिंब में होता है देखे हुए रूप की आकृति को बनाना, देखे हुए रूप की आकृति बनाना। तो ये हो गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब चित्र कौन से होते हैं? देखे हुए रूप की आकृति को बनाना। और निपुण चित्र, पटचित्र और प्रतिबिंब, इन 3 चित्रों का इसमें उल्लेख किया गया है। तिलक मंजरी, जिसके रचनाकार कौन है? धनपाल। समय 10वीं सदी है इसका। तो ये हो गया तिलक मंजरी। यहीं पर लिखिए निपुण चित्रकारों का उल्लेख है इसमें।
कथा सरित सागर डालिए अगली हेडिंग। कथा सरित सागर। तो इसके जो रचनाकार हैं वो लिख लीजिए बस। इसके जो रचनाकार हैं वो हैं सोमदेव। कौन है? इसके रचनाकार है सोमदेव और तिलक मंजरी के रचनाकार हैं धनपाल। तो रचनाकारों के बारे में बहुत पूछ लिया जाता है। तो ये हो गया आपका कथा सरित सागर। अगली है सम्रांगण सूत्रधार, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अगली हेडिंग डालिए सम्रांगण सूत्रधार, जिसके रचनाकार हैं राजा भोज, जो कि परमार वंश के शासक थे। कौन थे ये? राजा भोज परमार वंश के शासक थे। डालिए सम्रांगण सूत्रधार। इसके रचनाकार का नाम लिखिए। रचनाकार हैं राजा भोज, जो कि कौन थे? ये परमार वंश के शासक हैं। ठीक है, कौन है ये? परमार वंश के शासक। अब इसका समय और लिख लीजिए। विष्णु 11वीं सदी। क्या है? इसका समय है 11वीं सदी। यही जो सम्रांगण जो सूत्रधार है ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण पर आधारित है। क्या है यह ग्रंथ? इसे नोट कीजिए। यह ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण पर आधारित है। क्या है? यह ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण पर आधारित है, सम्रांगण सूत्रधार। इसी में एक श्लोक है, देखिए। चित्र ही सर्व शिल्पा नाम लोकस्य। चित्र ही सर्व शिल्पा नाम मुखम लोकस्य चा प्रियम। क्या आएगा? मुखम लोकस्य चा प्रियम। तो इसमें ये श्लोक इसमें बताया गया है सम्रांगण सूत्रधार में। साथ ही आप इसमें देखेंगे इसमें भित्ति चित्र बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं इसमें? सम्रांगण सूत्रधार में भित्ति चित्र का भी उसमें उल्लेख किया गया है सम्रांगण सूत्रधार में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें राजा भोज से मतलब इसके रचनाकार हैं जो कि परमार वंश के शासक थे, पूछ लेते हैं। इसका टाइम पीरियड 11वीं सदी है और यह ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण पर आधारित है। इसमें एक श्लोक है, चित्र ही सर्व शिल्पा नाम मुखम लोकस्य चा प्रियम। पूछ लिया जाता है श्लोक के बारे में भी। अगली आप हेडिंग डालेंगे युक्त कल्प तरु। चलिए अगली हेडिंग डालिए। ये भी राजा भोज की रचना है। डालिए शिल्प कल्प तरु। तो ये इसके रचनाकार कौन है? राजा भोज। रचनाकार हैं राजा भोज, जो कि क्या है? परमार वंश के शासक हैं। ये क्या थे? परमार वंश के ये शासक थे। इसी में समय लिख लीजिए। इसका भी 11वीं सदी है। सम्रांगण सूत्रधार का भी टाइम पीरियड 11वीं सदी है और इसका भी। इसी में आप नोट करेंगे कि यह ग्रंथ शिल्प कला पर आधारित है। किस पर? शिल्प कला पर।
यह ग्रंथ शिल्प कला पर आधारित है। इसमें विविध प्रकार के नाव बनाने का उल्लेख है। इसमें क्या है? इसमें विविध प्रकार की नाव बनाने का उल्लेख है। तो शिल्प कल्पतरु जो है राजा भोज की ये रचना है। 11वीं सदी इसका टाइम पीरियड है। और इस यह जो ग्रंथ है शिल्प कल्पतरु, ये जो ग्रंथ है ये शिल्प कला पर ये आधारित है और इसमें विविध प्रकार की नाव बनाने का इसमें उल्लेख है। अगली जो हेडिंग है वो अभिलाष तीर्थ चिंतामणि। चलिए अगली हेडिंग डालिए अभिलाष तीर्थ चिंतामणि, जिसके रचनाकार है सोमेश्वर द्वितीय। कौन है इसके रचनाकार? इसके रचनाकार है सोमेश्वर द्वितीय। हेडिंग डालिए अभिलाष तीर्थ चिंतामणि। इसके रचनाकार का नाम लिखिए सोमेश्वर द्वितीय इसके रचनाकार है। इसका समय अगर आप लिखेंगे, समय है 12वीं सदी। क्या है इसका समय? 12वीं सदी इसका समय है। इसी में कला चर्चा की गई है कि इस ग्रंथ के तीसरे खंड के पहले अध्याय में 4 प्रकार के चित्रों का उल्लेख है। देखिए इस ग्रंथ के तीसरे अध्याय के इस ग्रंथ के तीसरे खंड के पहले अध्याय में क्या है? जो अभिलाष तीर्थ चिंतामणि है, इस ग्रंथ के तीसरे खंड के पहले अध्याय में 4 प्रकार के चित्रों का उल्लेख है। ये चित्रों के बारे में पूछ लिया जाता है। देखिए पहला है विद, दूसरा चित्र है अविद चित्र, विद चित्र, विद चित्र, और दूसरा है अविद चित्र। इसमें तीसरा आएगा रस और चौथा है धूल। क्या है? चौथा है धूल। ये 4 चित्र हैं, विद, अविद, रस और धूल। तो पूछा जा सकता है ये चारों चित्र किस ग्रंथ में लिए गए हैं, किस में चर्चा की गई है? तो आप बताएंगे अभिलाष तीर्थ चिंतामणि में इनका जिक्र हुआ है, ये पूछ लिया जाता है। इसी में सोमेश्वर द्वितीय के बारे में पूछ लिया जाता है कि इसके रचनाकार कौन है अभिलाष तीर्थ के, तो सोमेश्वर द्वितीय हैं। और इन्हीं में आप देखेंगे कि विद चित्र कौन से होते हैं? दर्पण के समान सादृश्य, जैसे दर्पण में एकदम क्लियर दिखता है ना, उसके समान ये विद चित्र होते हैं। दर्पण के समान सादृश्य चित्र। दूसरे हैं अविद चित्र, इनको बोलते हैं काल्पनिक चित्र। इमेजिन जो करके हम देखते हैं वो होते हैं काल्पनिक चित्र। इसी में तीसरे आते हैं रस चित्र। रस का मतलब होता है आनंद आना, तो आनंददायक चित्र, आनंददायक चित्र। चौथे हैं विभिन्न प्रकार के चूर्णों से बनाए गए चित्र, धूल चित्र। धूल का मतलब चूर्ण, तो विभिन्न प्रकार के चूर्णों से बनाए गए चित्र। तो ये हो गया अभिलाष तीर्थ चिंतामणि के बारे में, जिसमें आपको हमने बताया कि विद चित्र बोलते हैं जो कि दर्पण के समान सादृश्य, जैसे दर्पण के समान जिसमें हम लोग क्लियर देखते हैं अपना फेस, दर्पण के समान जो सादृश्य हो वो होते हैं विद चित्र। अविद चित्र जो होते हैं वो होते हैं इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक चित्र। रस चित्र का मतलब रस में खुद ही आनंद होता है, तो रस का मतलब होता है आनंददायक चित्र। इसके बाद आते हैं धूल। धूल का मतलब है चूर्ण, विभिन्न प्रकार के, तो विभिन्न प्रकार के चूर्णों से बनाए गए
चित्र, तो ये हो गया धूल चित्र। ठीक है, और इसके रचनाकार के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये हो गया आज का हमारी क्लास के कुछ टॉपिक थे जो महत्वपूर्ण थे, हमने आपसे चर्चा की। अभी कल शायद एक क्लास और रहेगी इस टॉपिक से, साहित्य में चित्रकला से रिलेटेड, जिसमें हम कुछ रचनाओं के बारे में हम आपसे और डिस्कस करेंगे। तो कल हम लगभग इसको क्लास को हम जो साहित्य में चित्रकला है ये टॉपिक हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।